हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड केरियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीए। नया टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो कि इंटरव्यू में फ्रेशर्स को तो बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है। ठीक है। और एक्सपीरियंस को भी ज़्यादा पूछा जाता है। अब लोग कहते इंटरव्यू की अगर आप देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस की आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ती है अलग से? क्योंकि वो पूरा सही से पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, वो वही सिलेक्टिव चीज पढ़ लेते हैं कि हाँ इंटरव्यू में अच्छा ये पूछा जाता है। अगर आप प्रॉपरली पूरा सारा कुछ पढ़ते हो तो आपको अलग से इंटरव्यू क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपने सही से पढ़ लिया एक बार किसी चीज को। ठीक है। तो हम एक तरफ से पढ़ते हैं आज। देखो, डेटाबेस हम आज पढ़ने वाले हैं जेपीए और हाइबरनेट। ठीक है। तो जेपीए हाइबरनेट के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, जो भी जेपीए हम लोग यूज करते हैं तो कुछ हाइबरनेट की भी लाइब्रेरी ऐड करके हाइबरनेट के फीचर्स भी हम ऐड कर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो स्पेसिफिक टू हाइबरनेट ही वर्क कर सकते हो, बट पहले हम लोग जो स्प्रिंग एमवीसी बनाते थे तो उसमें हाइबरनेट यूज करते थे। ठीक है। बट अब जेपीए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं और उसके साथ में आप हाइबरनेट की लाइब्रेरी ऐड करके उसके भी फीचर यूज करते हो। क्योंकि एक्चुअली जेपीए है क्या? जेपीए एक स्पेसिफिकेशन है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? हाइबरनेट एक मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ जेपीए। ठीक है। ये कह सकते हो, आप कह सकते हो ये है। ठीक है। तो इसके मतलब है कि आप जेपीए यूज करते हैं। जेपीए के कुछ अलग एनोटेशंस हैं, ऐसा नहीं कि जेपीए की कुछ अलग लाइब्रेरीज भी हैं जो कि जेपीए से पैकेज जो इंपोर्ट करोगे जो जेपीए से रिलेटेड होगा, आप कुछ पैकेज इंपोर्ट कर सकते हो जो हाइबरनेट से भी रिलेटेड हो। ठीक है। तो अब इससे पहले अच्छा, जेपीए या हाइबरनेट की हमें जरूरत क्यों है? ठीक है। जरूरत क्यों, पहले देखो एक तरफ से हम पढ़ते हैं। हाँ, प्रॉब्लम इसी एक लाइन से चलेंगे। ठीक है। तो जेपीए या जो कोई भी जेपीए या हाइबरनेट है, ये है क्या और इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो पहले जैसे कि अगर हम देखा जाए तो इससे जब ये नहीं था तब हम लोग क्या करते थे, मान लो कोई कोर जावा एप्लीकेशन बनाया, आपने कोई डेटाबेस यूज किया, मान लो ओरेकल यूज कर लिया। ठीक है। या आपने कोई माई एसक्यूएल सर्वर यूज कर लिया, एक कोई यूज किया, तो उसके लिए आपने क्या किया? सिंपल एक डीओ लेयर में जो भी आपने बनाया, लेयरिंग किया है नहीं किया वो पता नहीं है लेकिन अगर आपने बनाया, प्रॉपर कोडिंग किया है तो आपने डीओ लेयर बनाया होगा। ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया? डेटाबेस से कनेक्शन गेट करने के लिए कनेक्शन किया आपने। ठीक है। कैसे कनेक्शन गेट करते थे? उसमें हमने क्या किया? डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमने ड्राइवर लोड किया, प्रिपेयर, ठीक, ड्राइवर लोड हो गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट या जो भी आपने स्टेटमेंट का यूज किया, इसके बाद में आपने क्वेरी लिखी, फिर प्रॉपर क्वेरी लिखी। और एक चीज मैं बताऊं, कोई भी डेटाबेस है, चाहे ओरेकल लो, एसक्यूएल लो, ठीक है, या अदर कोई भी है, उनकी स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक क्वेरी लैंग्वेज उसमें लिखा, आपने स्पेसिफिक टू ओरेकल लिखा, स्पेसिफिक टू माई एसक्यूएल लिखा, या स्पेसिफिक टू आपने कोई पोस्टग्रेस या कोई भी लिखा। ठीक है। तो वो क्वेरी लिखा आपने, इसके बाद में आपने क्या किया? कोई डेटा ऐड किया या गेट किया। ठीक है। और ऐड भी और गेट भी जब हम लोग करते थे तो वहां पे क्या आता था? रिजल्ट सेट आता था। मोस्टली रिजल्ट सेट आता था, यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता था, एरे ऑफ डेटा आता था। ठीक है। और डेटा एक्चुअली उसका टाइप क्या है जावा में, मतलब हाइबरनेट में, सॉरी इसको हटा देते हैं थोड़ी देर। तो हाइबरनेट जो सॉरी जेडीबीसी हम लोग जो डेटा रिजल्ट सेट आता था उसमें डेटा का टाइप क्या होता है? मोस्टली आपने देखा प्रिमिटिव टाइप ही होता है। ठीक है। प्रिमिटिव टाइप मतलब इंट, फ्लोट, डबल, ऐसा ही करके आता है ना? तो वो चीज है। इसके बाद में रिजल्ट सेट आता है उसको हम लोग एक एक करके फिर इटरेट करते थे। इटरेट करने के बाद में हम लोग क्या करते थे, जैसे इंप्लॉय का डेटा निकालना है डेटाबेस से, तो इंप्लॉय का हमने एक एक करके इटरेट किया, ऑब्जेक्ट को, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डाटा था मान लो, तो उसको हमने एक एक करके इटरेट किया, फिर उसको एम्प्लॉय में ऐड किया। ठीक, ऐड करने के बाद में फिर उसको हमने लिस्ट में ऐड किया। तो ऐसे हमें खुद से करना पड़ता था मोस्टली। ठीक है। तो ये एक चीज किया। इसके बाद में और क्या करना पड़ता था आपको? फिर हम आप जो भी आपने कनेक्शन क्रिएट किया है ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट किया या स्टेटमेंट क्रिएट किया, इसके बाद में उनको आपको क्लोज भी करना है। ठीक, क्लोज कर दिया। इसके बाद में और क्या प्रॉब्लम आता था? क्लोज करना पड़ता था। ठीक, नंबर एक तो ये भी प्रॉब्लम ओवरहेड है ना, एक तरीके से आप नहीं क्यों करना चाहते हो भाई? आप ऑटोमेटिकली जब क्लोज करना ही है किसी चीज को, ठीक, उसको ओपन छोड़ ही नहीं जा सकता, तो क्यों क्यों नहीं उसको ऑटोमेटिकली ही क्लोज कर दो। ठीक है। तो ये एक तो प्रॉब्लम हो गया। दूसरा कि कोई भी अगर एक्सेप्शन आती, और दूसरी बात ये है कि बीच में मान लो एक्सेप्शन आ गया तो आपको क्लोज नहीं वर्क करेगा अगर आपने ट्राई के अंदर यूज कर लिया। ठीक है। या तो उसके लिए आप क्या मोस्टली अलग से फनी, उसमें फनी ब्लॉक ही लगाते थे। ठीक है। फनी ब्लॉक लगाना पड़ता था, फनी ब्लॉक के अंदर कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता था मोस्टली। तो आपका देखो नंबर ऑफ लाइन जो है कोड की एक्स्ट्रा हो गई कि नहीं, हो गई कि नहीं? एक तो आपने कैच लगाया, कैच लगाने के बाद में आप फाइनली भी लगा रहे हो,
नंबर ऑफ लाइंस तो बढ़ेंगे और इसके साथ में आपने जो डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, एक एक करके इटरेट करके व्हाइल लूप के थ्रू ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए, क्योंकि वो प्रिमिटिव था, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में स्टोर किया आपने, तो ये एक एक्स्ट्रा ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो इसमें और दूसरी बात, आपने क्वेरी जो यूज की वो स्पेसिफिक टू डेटाबेस यूज किया। अगर मान लो फ्यूचर में आपको कोई डेटाबेस चेंज करना था, ओरेकल से हमें एसक्यूएल सर्वर में स्विच करना था, क्योंकि ओरेकल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, या कोई अच्छा डेटाबेस आगे चल के रिलीज हो गया कोई, ठीक है, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, या आपका हो सकता है डेटाबेस अच्छा था उस समय, जो एप्लीकेशन बनाया गया था उस समय परफॉर्मेंस की वजह से भी अच्छा था, बट आपका यूजर बेस बढ़ गया, ठीक, कस्टमर बढ़ गया एप्लीकेशन में, तो आप दूसरा स्विच कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सकता है वो दूसरा पैड भी हो, बट आप परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो पैड भी आपको पेड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो पेड डेटाबेस कोई अच्छा ले लिया। तो इस प्रकार से आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ऐसा नहीं आप उसी पे स्विच हमेशा बने रहोगे, ठीक है, हो सकता है आप एसक्यूएल की जगह नोस्क्यूएल ले लो कोई आगे चल के, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, इसको सारा कुछ ओवरहेड जो एक्स्ट्रा था प्रॉब्लम, उनको एक एक करके रिजॉल्व किया गया, ठीक है। जो आपका एक तरीके से ऐसा लॉजिक था जो कि हर जगह लिखना ही, डुप्लीकेट कोड जिसे कि क्रॉस कटिंग कोड कहते हैं, एओपी हम लोग पढ़ेंगे उसमें बताएंगे हम आपको, ठीक है। जितने भी क्रॉस कटिंग कोड होते हैं उनको एक सेंट्रल पॉइंट पे कैसे लाया जाता है ना, एक जगह ला कर रख दो, जैसे कि आप लॉगिंग करते हो, या आपने बहुत सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है, या ठीक है, या आपको कहीं पे और भी चीजें हैं, तो इतना जो भी क्रॉस कटिंग कंसर्न्स मान लें, जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमारा ये अब यहाँ पे देखो एक एक करके हम रिजॉल्व करते हैं। नंबर एक जो प्रॉब्लम था हमारा कि क्वेरी वाला, कि हम एसक्यूएल की स्पेसिफिक क्वेरी यूज करते हैं स्पेसिफिक डेटाबेस की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो बीच में हमारा एक मीडिएटर आ जाता है। अब देखो, अब हम जो जावा कोड आपने लिखा, एक ये जावा कोड हो गया, ठीक है, जावा कोड एक आपका ये डेटाबेस हो गया, ये जावा कोड हो गया, ये डेटाबेस हो गया, इसके बीच में एक ब्रोकर का काम कर दिया, ठीक है। कौन आ गया? एक ब्रोकर आ गया। ब्रोकर मतलब एक आपका एक मीडिएटर आ गया बीच में, वो कहता है कि आप ऐसा करो, आप इस डेटाबेस से डायरेक्टली मत कनेक्ट करो, आप मेरे से कनेक्ट करो, हम डेटाबेस से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मीडिएटर आ गया, तो इसकी वजह से आपने जो भी कोड लिखा, ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट आप तो ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट काम करना चाहते हैं आप, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो होता है, बट आप एज ऑब्जेक्ट रिजल्ट फेच करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को सेव कराना चाहते हो, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा आप हमें ऑब्जेक्ट दो, और अब जो भी है हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे, आप ऑब्जेक्ट दोगे तो हम उसको प्रॉपरली कन्वर्ट करके क्वेरी में लिख देंगे, ठीक है। जो भी डेटाबेस होगा, अब जिस डेटाबेस से आप चाहोगे उससे हमने कोई उस टाइप की क्वेरी बना करके हम वहाँ पे सेव करा देंगे, ठीक। तो जो अब वो जो काम होता है ना कन्वर्जन का, जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और डेटाबेस कौन सा है आपका, मान लो ओरेकल था, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओरेकल में सेव कराना था, आपने इसको दे दिया हाइबरनेट को, ठीक, या जेपीए को दे दिया। तो जेपीए में कौन ऐसा काम करता है कि कन्वर्जन कौन करता है, उसके लिए हम डायलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो कोई भी क्या कहते हैं ओरेकल का डायलेक्ट यूज कर लो, या फिर आप उसका माइस्कल का यूज कर लो। तो ये आपको पहले बता देना होगा कि आप अच्छा ओरेकल का यूज करना चाहते हैं, तो ओरेकल का आप डायलेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो कन्वर्जन स्पेसिफिक टू क्वेरी डेटाबेस लैंग्वेज में क्वेरी को क्रिएट कर देता है, ठीक। तो ये आपका ओवरहेड खत्म हो गया, नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा प्रॉब्लम था कि क्वेरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेरी नहीं लिखनी है स्पेसिफिकली, आपको ऑब्जेक्ट से ही एज ऑब्जेक्ट मान लो डिस्कस करना, मान लो जो भी कम्युनिकेशन आपका होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। किससे होगा? आपका जो भी ऑब्जेक्ट हाइबरनेट हो या जेपी हो उसके थ्रू होगा, ठीक है। आप डेटाबेस से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो आपका क्वेरी वाला समस्या सॉल्व। अब दूसरा आपका जो ऑब्जेक्ट कन्वर्जन था वो भी सॉल्व हो गया। क्यों? अब रिजल्ट सेट आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आप अगर मान लो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय हैविंग सम एड्रेस आल्सो, सो लिस्ट ऑफ एड्रेस, तो लिस्ट ऑफ यानी कि आपको चाहिए था लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट ऑफ एड्रेस भी है, तो वो सारा जो है मैपिंग आपकी प्रॉपरली होके आपके पास रिजल्ट में आएगा, ठीक है। तो कितना इजी हो गया, जबकि यही काम अगर क्वेरी के थ्रू करते तो कितना डिफिकल्ट होता, कितना एक्स्ट्रा कोड हो जाता, ठीक है। तो ये चीज इसमें एक बच जाता, प्रॉब्लम ये सॉल्व। दूसरा आ गया हमारा एक्सेप्शन वाला, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो ये खुद करता है, आपकी एक्सेप्शन को वो हैंडल करेगा एसक्यूएल बेसिस पे, जो कि देखो, और एक चीज मैं बताऊं, जो एसक्यूएल पे हम लोग जेडीबी से कनेक्शन बनाते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन होती है तो वो चेक्ड एक्सेप्शन होती है, तो उसको आप 100% हैंडल ही करना पड़ेगा।
तो वो चेक्ड एक्सेप्शन को उसने कन्वर्ट करके अनचेक्ड कर दिया। तो आपको कोई ज़रूरी फोर्स नहीं करेगा कि आपको हैंडल ही करना है, ठीक है। अगर आप वो कोई भी बीज मीडिएटर आपने जो लिया है, ओआरएम लिया है, अब इसको क्या है हाइबरनेट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो हाइबरनेट में जो आपने लिया है, ये एक्सेप्शन को भी कन्वर्ट कर देता है, तो यानी कि ये भी सॉल्व हो गया। दूसरा कनेक्शन एंड एक्शन क्लोज की बात थी, वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये सारा कुछ समस्या का समाधान हो चुका है, ठीक है। ये सारी समस्या अब समाधान हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब हम एग्री हो गए कि हाँ, क्योंकि ओआरएम हमारा बहुत अच्छा है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से बात कर, ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्क कम्युनिकेट करता है, ठीक है। आपको क्वेरी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसीलिए आप इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसको ओआरएम टूल कहते हैं। और हाइबरनेट को ओआरएम टूल क्यों कहा जाता है, या जेपीए को ओआरएम टूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये सिर्फ ऑब्जेक्ट बात कर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होता है एज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कम्युनिकेट करता है, या ना कि सिंपल क्वेरी के थ्रू एक डेटा प्रॉम्प्टी टाइप में जाता है, प्रिम्प्टी टाइप नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ठीक है। तो ओआरएम टूल ये है। हाइबरनेट क्या है, एक ओआरएम टूल। जेपीए क्या है, ये भी एक ओआरएम टूल है, ठीक है। क्या है, ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। हाइबरनेट को क्या हम बोलते हैं, ये एक्चुअली ये एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग बूट क्या है, एक फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है। अच्छा, इनको फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है, नंबर एक, ये आप हो सकता है आपके पास क्वेश्चन हो कि ये फ्रेमवर्क क्यों उनको कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देते हैं ऑन टॉप ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, यानी कि जेडीबीसी हो चाहे सर्वलेट हो, एनीथिंग हो, उसके टॉप पे एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं, यानी कि कुछ फंक्शनलिटी ऐड करके अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक आपको बहुत इजीली जो आप सर्वलेट में काम करें तो काफ़ी चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, डिफिकल्टीज आपको आ रही थी, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। अब आपको वो ऐसा नहीं है कि उससे आप छुटकारा पा जाओगे, नहीं, यूज हो रहा है वो चीज़ जो सर्वलेट था, मान लो यूज हो रहा है, बट आपके टॉप पे उसने एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी जो कि फ्रेमवर्क की आ गई। अब आपको ये फ्रेमवर्क यूज करना है, उसको यूज नहीं करना है। तो ये एक तो ये ऐसे बेनिफिट, जैसे कि जेडीबीसी आप यूज कर रहे थे, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे आगे चल के, ठीक है। एक एक करके जब डॉक्यूमेंट सोल्व करेंगे तो उसमें भी बताएंगे, बट ऐसे समझ लो बिल्कुल सिंपल भाषा में कि एक एक्स्ट्रा लेयर, जो एक्स्ट्रा एक लाइब्रेरी कह सकते हो, एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी गई उसके टॉप पे। कोई भी आपका जो भी टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि जावा जेडीबीसी, ठीक है, या सर्वलेट आपका हो गया वेब एप्लीकेशन के लिए, उसके टॉप पे एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी ऐड कर दी जो कि आपका स्प्रिंग का हो गया, या आपका ओआरएम का हो गया, या हाइबरनेट का हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। आपको एक्स्ट्रा ओवर है जो हमारा क्रॉस कटिंग कंसर्न्स थे, यानी कि डुप्लीकेट कोड था या ऐसी प्रॉब्लम थी, उन सारी समस्याओं को आपको रिजॉल्व करके, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आप इजीली जो है, आप जिससे कि जितना इजीली कोड को लिख सकें, ठीक, सिंपल वे। ज़्यादातर यही कंपटीशन चल रहा है, आप पाइथन यूज करते हो या ये यूज कर रहे हो, कितना इजीली उसको लर्न कर सकते हो, ठीक। आपको फीचर में देखा होगा जावा के फीचर क्या है कि जावा इजीली मतलब कंपेटेबल है, तो वो अलग बात हो गई। मान लो इजी टू लर्न है, ठीक है, या पाइथन बहुत इजी टू लर्न है, या आप पाइथन का भी कोई वेब एप्लीकेशन अगर बना रहे हो, तो मैटलैब हो गया, कोई भी हो गया, तो वो कहेंगे इजी टू लर्न है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लाइट वेट बोलते हैं। लाइट वेट क्यों बोलते हैं, यानी कि जो लाइब्रेरी बहुत छोटी है, आपको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, तो वो लाइट वेट होना चाहिए, मतलब उसका साइज बहुत कम से कम होना चाहिए। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर भी देखते हो, मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे भी लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि लाइट वेट का होता है। सॉफ्टवेयर जो है बहुत बहुत, अगर आपने कोई गूगल प्ले में गए, आपका कोई पैकेज मिला, हो सकता है वो 1 GB का, तो बहुत बार बार सोचोगे कि 1 GB वाला इंस्टॉल करना चाहिए नहीं चाहिए। और वही सॉफ्टवेयर अगर आपको 5 MB 10 MB में, 20 MB में, 100 MB मिल जाता है, तुरंत आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका मेमोरी स्टोरेज जो है, बैटरी चार्ज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना बैटरी भी चार्ज लेगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसके भी वही फीचर हैं, लाइट वेट बोला जाएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये सारा ये था। तो ओआरएम के बारे में होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग हो गया, ये एक फ्रेमवर्क है, हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क है। जबकि ये जो हमारा जेपी है, ये एक स्पेसिफिकेशन क्या होता है, एक तरीके से इसकी क्या कहते हैं, एपीआई लाइब्रेरी, इंटरफेस लाइब्रेरीज प्रोवाइड कर दिया, ठीक, इंटरफेस आपके बना दिए गए, ठीक है। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हाइबरनेट प्रॉपरली कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज एक हो गई, है ना।
और इसमें हम क्या बता सकते हैं कि हाइबरनेट आगे चल के जो भी पॉइंट मिलता जाएगा आई थिंक हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये देखो हमारा मैंने लिख रखा था वही है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बेनिफिट्स में टू ओवरकम द एबव प्रॉब्लम वी यूज ORM टूल, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, नथिंग बट हाइबरनेट फ्रेमवर्क बाय, जिससे कि हम जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही थी आप ये जो पढ़ लेंगे, ठीक है, ये उनको अवॉइड करने के लिए ये हमारा सारा कुछ है। तो यहाँ पे अवॉइड, कहाँ ये कर्जर हमारा एकदम व्हाइट में दिखता नहीं कभी कभार, अवॉइड ऑल एबव प्रॉब्लम्स एंड वी कैन एंजॉय सम एडिशनल सेट ऑफ फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये सारा कुछ वही है, आप टिकने पढ़ लेना, मैं तो सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। इसके बाद में अबाउट हाइबरनेट फ्रेमवर्क, ठीक है, हाइबरनेट इज फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सम अब्स्ट्रक्शन लेयर, मतलब मीनिंग दैट द प्रोग्रामर डजंट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। वो जो मैंने बताया ना अब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड करते हैं किसके, वो जो भी आप बैकएंड में डेटाबेस JDBC यूज करते थे, जो भी डेटाबेस है आपका, उससे अब्स्ट्रक्शन लेयर एक प्रोवाइड कर दिया, एक एक्स्ट्रा लेयर आपको डाल दिया, जिससे कि आप वहां से एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। कहाँ से, डेटाबेस से। आप कौन सा डेटाबेस यूज करें उससे आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाइबरनेट डज द इम्प्लीमेंटेशन फॉर यू इंटरनली, लाइक एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन विद द, सारा कुछ देखो ये काम ये खुद ही करता है, ठीक है। जो भी हम लोग कनेक्शन क्रिएट करते हैं प्रिपरेशन, सारा कुछ वो कर लेता है, ठीक। इसके बाद में इट इज अ जावा फ्रेमवर्क विच इज यूज टू डेवलप persistent लॉजिक। persistent लॉजिक मीन्स टू स्टोर द एंड प्रोसेस डाटा मोर प्रेसली, हाइबरनेट इज ओपन सोर्स नॉट इन्वेजिव। देखो यहाँ पे इसके फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो हाइबरनेट हमारा प्रिसाइसली हाइबरनेट इज एन ओपन सोर्स, ठीक। ओपन सोर्स मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी अगर लाइब्रेरी चाहिए तो डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है, चाहे तो उसको सोर्स कोड भी देख सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। नॉन इन्वेजिव का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, सोर्स कोड मिल जाता है आपको, और लाइट वेट है, आपको बता दिया लाइट वेट है, और ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट पर्सिस्टेंट लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर एंड मेक इंडिपेंडेंट पर्सिस्टेंट लॉजिक इन ऑल जावा जेई, ठीक है। तो इसके बाद में फ्रेमवर्क मीन्स, फ्रेमवर्क मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया था, इसीलिए कभी कभार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट डज इट मीन बाय फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपको तुरंत बताना है, फ्रेमवर्क मीन्स इट इज स्पेशल इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन अब्स्ट्रक्शन लेयर, ठीक, कोई भी है जो अब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड करता है ऑन वन और मोर टेक्नोलॉजीज, ठीक, कोई भी टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको बताया सिंपल लैंग्वेज आप कन्वर्ट कर सकते हो आपको, ठीक है। तो इसके सिंप्लीफाई रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी, जो एक्स्ट्रा ओवरहेड से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्व करके ही हमारा फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ठीक है। बैकएंड में हमारा वही यूज होता है, बट एक अब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड कर दी जाती है कि आपको अच्छा उससे मतलब उसको यूज नहीं करना, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, आपको यूज करने में डिफिकल्टी आती थी, अब आप इसको यूज करो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि सर्वलेट में होता था ऐसा, क्योंकि आपको फ्रंट एंड से बैक एंड में कम्युनिकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, ठीक है। ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया, ओपन सोर्स का मतलब क्या, लाइट वेट का मीनिंग क्या है, ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। इसके बाद में नॉन इन्वेजिव मीन्स क्या है, ये जो है लूजली कपल्ड, ठीक है, मेन इसका जो है सॉरी हाइबरनेट एप्लीकेशन डेवलप आर लूजली कपल्ड। यहाँ पे आपका लूजली कपल्ड क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, देयर इज नो मतलब आपको तो कंप्लीट अब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि डेटाबेस से आपको डेटाबेस कौन सा यूज करना, ओरेकल यूज करना है, अच्छा ओरेकल कर लो, आपको कोई भी चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी में आपको डायलेक्ट चेंज करना है, आपका हो गया काम, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया, दो लूजली कपल्ड क्लास विद रिस्पेक्ट टू हाइबरनेट एपीआई, ठीक है, हाइबरनेट। और दूसरी बात, हाँ, जैसे कि आप जब इम्प्लीमेंटेशन इसमें करते हो, मान लो आपने ये तो चलो एब्स्ट्रक्शन लेयर प्रोवाइड कर दिया, किसका, कि डेटाबेस से आपका एब्स्ट्रक्शन हो गया कंप्लीटली, आपको उससे डिपेंडेंसी नहीं रही, बट क्या आप हाइबरनेट के डिपेंडेंट हो गए क्या, नहीं, आप हाइबरनेट या जेपीए के भी डिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि इंटरफेस अब बहुत कम ही आपको डिपेंडेंसी ऐसा कुछ टाइटली बाउंडेड क्लासेस मिलेंगी, बनानी पड़ेंगी, मतलब विद द हाइबरनेट और जेपीए, ठीक है।
क्योंकि आपको स्पेसिफिक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक टू हाइबरनेट क्लासेस को इम्प्लीमेंट या ओवरराइड मेथड ओवरराइड नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको कहा गया। हालांकि जेपीएम में ऐसा होता है, इंटरफेस है एक तो, बट वो एक लेयर है, सिंपल सा है जेपीए लेयर, उसमें आप सिंपली जेपीए के करस्पॉन्डिंग आप यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा है इन्होंने, ठीक है। बट हाँ, हाइबरनेट में थोड़ा तो होता है, ऐसा नहीं कह सकते। जो इन्होंने लिखा है इसमें, मैंने तो शायद डॉक से ही लिया था। Hibernate application develop loosely upon classes with respect to Hibernate API. Hibernate class need not implement Hibernate API. Class need not implement Hibernate API interface and need not extend from the Hibernate API. हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा है कि हाँ, डिपेंडेंसी आपकी जो क्लासेस हैं सभी में नहीं रहता, एक लेयर तो आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपने मान लो हाइबरनेट के थ्रू स्प्रिंग एमबीसी और हाइबरनेट का आपने इंटीग्रेशन करना था, तो वो इंटीग्रेशन लॉजिक तो आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। आप एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखो चाहे आप, या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में लिखोगे, या आप चाहें तो उसको जावा कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते थे, और या एनोटेशन में, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग स्प्रिंग एमबीसी में, क्योंकि मैंने भी काम किया था स्टार्ट में, तो वहाँ पे क्या होता था, हाइबरनेट का अगर स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एमबीसी से इंटीग्रेट करना है तो एक्सएमएल में उसकी हाइबरनेट का जो भी क्लासेस को यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो अलग लेयर हो, एक उस तरीके से हो जाता है, उसको आप रिमूव कर दो, दूसरा क्रिएट कर दो, तो आपके अदर प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब मेन प्रॉब्लम, मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसमें कोई ज़्यादा आपका कोई अगर चेंज भी करते हो आरएम टूल, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। ज़्यादा चेंजेस भी नहीं आएंगे, एक लेयर है उसको हटा करके दूसरी लेयर डाल दो, ठीक। ऐसा है कहने का मतलब। दूसरा यहाँ पे हाइबरनेट सपोर्ट ऑटो डीडीएल ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो डीडीएल ऑपरेशन मतलब क्या है कि हम कोई भी आपको क्या कहते हैं, एक नंबर एक तो मैं आपको बता दूं, रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप का कुछ एक फीचर होता है इसमें, कि आप चाहें तो एक आपका जो भी एंटिटी आपने बनाई है, एंटिटी के बारे में बात करेंगे, तो आपने जो भी एंटिटी बनाई है वो एंटिटी के थ्रू आप डेटाबेस पूरा क्रिएट कर सकते हो, कंप्लीट डेटाबेस की डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, बट उसका जो टेबल स्कीमाज है वो क्रिएट कर सकते हो। तो वो आपको खुद से मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये फीचर मोस्टली बहुत कम ही प्रोडक्शन में यूज करते हैं, बट हाँ, स्टार्ट में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप डेवलपमेंट फेज पे हो, या आप स्क्रैच एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप टेस्टिंग लेयर पे गए, वहाँ पे कर सकते हो, पर प्रोड पे ऐसा सब मतलब कंप्लीट उसका क्या कहते हैं, डिपेंडेंट एक तरीके से नहीं करते हैं कि ये एप्लीकेशन कभी भी चेंज कर दे, ठीक, कोई गलती से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो वो अलग बात है। बट हाँ, टेस्ट लेयर पे, डेवलपमेंट लेयर पे मोस्टली हम लोग करते हैं। और इसके बाद में हाइबरनेट सपोर्ट्स, और हाँ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं उसमें कि हाँ, कि अगर आपके पास में नंबर एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग मैंने बोल रहा था ना, कि आपके पास में एंटिटी है, जावा क्लासेस स्ट्रक्चर है जो जावा क्लासेस का, उसके थ्रू आप एक तो टेबल सारी क्रिएट कर ही सकते हो, बट अगर आपके पास टेबल है तो आप उल्टा आप क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हो, ये भी होता है। स्टार्ट में मैंने किया था, बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं किया, बट ये होता है फीचर, ये भी, ठीक है। हाइबरनेट में तो होता ही है। इसके बाद में हाइबरनेट सपोर्ट्स, ठीक। हाइबरनेट क्या क्या सपोर्ट करता है, यहाँ पे देखो ऑटो, यहाँ पे किया गया प्राइमरी की जनरेशन, जो मैंने ऑलरेडी बताई डेमो में बताया था आपको, ठीक है। इट मीन जेडबीसी वी हैव टू मैनुअली सेट प्राइमरी की, ठीक, टेबल, बट हाइबरनेट कैन दिस टास्क फॉर यू, तो ये कर सकता है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस बिकॉज इट सपोर्ट्स एचक्यूएल। हाँ, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इंडिपेंडेंट है, हालांकि एचक्यूएल भी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ में आप चाहें तो उसके कुछ एचक्यूएल, देखो यहाँ पे मोस्टली बहुत तब एचक्यूएल यूज करना पड़ता है जब आपका कुछ जो क्लासेस जो थी डिपेंड, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर है, क्लास स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो आपकी है ना, क्या कहते हैं उसको, ज्वाइंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उस केस में आप यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स ज्वाइन है वो भी परफॉर्म करने के लिए सिंपल वे में आप हाइपर एचक्यूएल यूज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड प्रोवाइड नहीं करते। मान लो कोई आप इसके जो प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज में मेथड दिए गए हैं, सेव हो गया, गेट हो गया, सेव ऑल हो गया, गेट एंड अपडेट हो गया, मर्ज हो गया, परसिस्ट हो गया, ठीक है,
क्लियर हो गया, इविक्ट हो गया, ठीक, ये सारे इसके मेथड्स दिए गए हैं। बट ये आपके अगर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एचक्यूएल यूज कर लो, जो कि आप एचक्यूएल यूज करोगे वो भी ऑब्जेक्ट से ही एक जो ऑब्जेक्टिव वर्क करता है वो भी, उसमें भी कोई सिंपल क्वेरी काम नहीं करता, ठीक है। तो उसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली ये एसक्यूएल में कन्वर्ट करके काम करेगा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्शन लेयर है आपका, कि जो कॉम्प्लेक्स ज्वाइन को परफॉर्म करना है उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइबरनेट सपोर्ट, दूसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कैश का है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो हाइबरनेट हमारा है एक 2 लेयर की कैश प्रोवाइड करता है। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, एक तो फर्स्ट लेवल कैश होता है और एक सेकंड लेवल कैश होता है। जो हमारा जो एक लेवर सेकंड लेवल की कैच होती है वो हमारा एक तरीके से बाहर की कैच होती है, जो कि हम EH कैच हाइबरनेट का या JPM में हम EH कैच इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका है, मोस्टली लोग यूज करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और लेयर की कैच होती है जो कि हमारा सेशन लेवल कैच होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक तरीके से एंटिटी जो हमारा मैनेजर, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर जो होता है वो जो एक तरीके से हैंडल करता है उसको, ठीक है। तो वो सेशन लेवल जो कैचे होती है, कोई भी अगर आप एक बार मान लो कोई एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट था जो आपने सेव किया है अभी भी जस्ट, तो वो कैश में जाएगा, ठीक है। आप अगर गेट करने जाओगे उसी ID मैच जब कर लेगा तो वो वहाँ उसी कैश से उठा के दे देगा, आपको डेटाबेस में जाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डाटाबेस से कम्युनिकेशन कम हो जाता है क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर है ही है, ठीक है। तो ये अपना खुद का कैश प्रोवाइड करता है जो कि 2 लेयर में होता है। फर्स्ट लेयर एक लेयर होती है जो सेशन लेवल कैश, और दूसरी लेयर EH कैश अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, मतलब EH कैश ऑप्शनल होता है, बट जो सेशन लेवल कैश होता है वो, या कॉन्टेक्स्ट जो एंटिटी मैनेजर कॉन्टेक्स्ट होता है वो जो हैंडल करता है सेशन लेवल कैश को वो आप रिमूव नहीं कर सकते उसको, मतलब डीएक्टिवेट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। वो मस्ट है, वो यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो एक ये जो कि आप श्योर है कि स्केल में ऐसा नहीं कुछ होता था, ठीक है। अब ये एक ORM टूल है, मीन्स इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, ठीक है। वेयर JDBC इज नॉट ऑब्जेक्ट, ये मोर ओवर डीलिंग विद द वैल्यूज प्रिमिटिव डेटा, ठीक है। ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट नथिंग बट डाटा नथिंग बट प्रिमिटिव डेटा, ठीक है। इसको मैं बता चुका हूँ, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरा ना देखो दिख ही रहा है, ये एक तरीके से मैंने इमेज भी डाल रखा है छोटा सा, तो आप समझ सकते हो। जावा ऑब्जेक्ट आपका जावा एप्लीकेशन है, फिर ऑब्जेक्ट जो उससे बना तो वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करने की वजह पे इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद डेटाबेस डायरेक्टली इट्स हैव टू कम्युनिकेट विद मींस ORM टूल ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। व्हाट इज JPA, देखो व्हाट इज JPA का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर से इसको समझ लो। जावा परसिस्टेंट API JPA इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग ORM टूल है, ठीक। स्पेसिफिकेशन फॉर जावा एप्लीकेशन इज नॉट अ फ्रेमवर्क, इसको आप फ्रेमवर्क नहीं कहेंगे, ये एक स्पेसिफिकेशन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हाइबरनेट ने किया है, तो हाइबरनेट एक ORM टूल कह सकते हो, ठीक। दैट फैसिलिटेट ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टू मैनेज रिलेशनल डेटा इन जावा एप्लीकेशन, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू वर्क डायरेक्टली विद ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद SQL क्वेरीज, ठीक है। आप समझ सकते हो। Hibernate is one of the popular implementation for JPA specifications, ठीक है। ये Hibernate जो है JPA का एक पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है। अब आते हैं व्हाट इज एन एंटिटी, ठीक। आई थिंक इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में 100% पूछा ही जाता है। फ्रेशर्स को तो मतलब आपका फ्रेशर हो या 1 2 3 ईयर तक का 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू गाइस, बाय।